नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, चौथे चरण में भी खेला हो गया। आंकड़े तो अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी 4 बजे हैं वीडियो बनाते समय, और आंकड़े 5 बजे के बाद लगभग 6 बजे तक बताए जा सकते हैं कि आखिरी आंकड़े क्या हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पिछले 3 चरणों की अपेक्षा चौथे चरण में मतदान ज़्यादा हुआ है, जिससे यह साबित होता है कि लहर तो नहीं है बल्कि अंडर करंट है। मोदी सत्ता के खिलाफ जो अंडर करंट था, जो राख में दबी हुई आग थी, वह आग उभर करके सामने आई है और मतदान प्रतिशत ज़्यादा होने का यही संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, एनडीए गठबंधन हारने जा रहा है। आज चुनाव जब शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी धांधली भी की। उत्तर प्रदेश में कई पोलिंग स्टेशन पर, पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जबरन वोट डालते हुए पकड़े गए, और जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं हुआ। ऐसा एक बूथ पर नहीं हुआ, कई बूथ पर हुआ। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर आज चुनाव संपन्न होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से परेशान नजर आ रही है, और अमित शाह उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं और बूथ कैप्चरिंग, जबरन वोट डालने, मुस्लिम मतदाताओं को भगाने का कार्यक्रम चला रहे हैं, इसकी वजह से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। जो काम वो कर रहे हैं इसका कोई खास असर नहीं होने वाला है। अगर फर्जी वोट डालेंगे तो कितना डालेंगे, 2000, 4000, 6000, लेकिन जब हर बूथ पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है तो इतने मतों का कोई वैल्यू नहीं होता। वैसे तो एक वोट का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, लेकिन अमित शाह और योगी सरकार के तमाम करिंदे जिस तरह से जबरन वोट हासिल करने और मुस्लिम मतदाताओं, ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं को खदेड़ने का काम कर रहे हैं, और अखिलेश यादव अपील कर रहे हैं चुनाव आयोग से और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को संज्ञान लेने, देश को बचाने, लोकतंत्र को खत्म होने से बचाने की अपील कर रहे हैं, तो इसका संदेश पूरे देश में जा रहा है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वोट हासिल नहीं कर पा रही है। शेयर बाजार बता रहा है कि मतदान प्रतिशत ज़्यादा होने से भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं होने जा रही है, बल्कि हार होने जा रही। शेयर बाजार में जो निवेशक हैं, वे बड़े निवेशक वोटिंग से पहले सर्वे करा लेते हैं, और उसी सर्वे के आधार पर शेयर बाजार या तो आसमान की ऊंचाइयों पर बढ़ता है या फिर जमीन पर गिरता है, रसातल में गिरता है। तो जमीन पर गिरने का काम आज भी शेयर बाजार ने किया है, पिछले 3 चरणों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा। तीसरी बात यह है कि फ्लोटिंग वोटर का मिजाज बदल गया है। जो वोटर वक्त की नजाकत को समझते हुए वोट डालते हैं, विकास के मुद्दे पर वोट डालते हैं, सांप्रदायिक मुद्दों से दूर होते हैं या विकास के मुद्दों पर वोट डालते हैं, उनकी संख्या बताया जा रहा है कि 10 से 15% हो गई है, और यह फ्लोटिंग वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं किसी भी पार्टी की जीत और हार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस में है। बनारस में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और
गुरुद्वारों में लंगर परोस रहे हैं, ऐसा उनकी फोटो देखी गई है। रोड शो भी कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अमित शाह जिस तरह से चुनाव में धांधली करने के लिए उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हैं और धांधली को अंजाम दे रहे हैं, उसकी शिकायतें हो रही है। और चुनाव आयोग न तो अमित शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है और न मोदी के खिलाफ। और ये दोनों स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं कि बड़े पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे होने के बावजूद जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह की भाषणबाजी, जिस तरह से सांप्रदायिक जुनून पैदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं, जिस तरह से धन बल, बाहुबल के आधार पर वोट प्राप्त करना चाहते हैं, इन्हें सफलता नहीं मिल रही है। तो इंडिया के पक्ष में यही कहा जा सकता है कि महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना में हुई मौतों और संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने के नाम पर इंडिया गठबंधन की बढ़त है। चौथे चरण में भी, पिछले 3 चरणों में भी उसकी बढ़त थी। ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाता पूरे देश में, पूरे देश से संदेश आ रहा है, खबरें आ रही है कि संविधान को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। और संविधान को बचाने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना, नरेंद्र मोदी को हराना। जब नरेंद्र मोदी हारेंगे तभी संविधान भी बचेगा, तभी लोकतंत्र भी बचेगा और तभी इस देश की साझा संस्कृति बचेगी जो हजारों सालों से चली आ रही है। बताया जा रहा है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई लहर तो नहीं है, न नरेंद्र मोदी के खिलाफ है और न इंडिया गठबंधन के खिलाफ कोई लहर है। न इंडिया गठबंधन के पक्ष में कोई लहर है, न नरेंद्र मोदी के पक्ष में कोई लहर है। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि अंडर करंट जरूर है। अंडर करंट का मतलब आग जो राख में दबी होती है और वह राख की आग एक चिंगारी बनकर के धधक रही है, और जब वह बाहर निकल रही है तो इससे यही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाल, चरित्र, चेहरा और उनका ऑरा, उनका आभा मंडल, उनका चेहरा काम नहीं आ रहा है 2024 के चुनाव में। मोदी 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 के जिस तरह से नारे लगते थे इनकी जनसभाओं में, वैसा कहीं भी नहीं दिखाया दे रहा है। और जो जनता मोदी के नाम पर पागल हुई रहती थी, उस जनता का पागलपन भी विवेक में तब्दील हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भीतरघात की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि मोदी और शाह के बीच जो अंदरूनी संघर्ष भारतीय जनता पार्टी में आज से नहीं, लंबे समय से चला आ रहा है, और वह संघर्ष प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के लिए है कि मोदी के बाद कौन। मोदी के बाद अमित शाह चाहते हैं कि वह प्रधानमंत्री बने और योगी चाहते हैं कि वह प्रधानमंत्री बने। बस इसी को लेकर के संघर्ष चल रहा है और वह संघर्ष सड़क पर आ गया है, ऐसा कहना है समीक्षकों का, विश्लेषकों का। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से हाथ खींच लिया है। प्रत्याशियों को जिताने के बजाय अंदर से उनका सपोर्ट नहीं हो रहा है। बाहरी तौर पर दिखाने के लिए चुनाव की औपचारिकता निभा रहे हैं, लेकिन अंदर से नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जीत हो या भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हो। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 272 के आसपास कहीं सिमट जाती है, 250 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 280 भी हो सकता है, अगर यहां तक भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी तब आरएसएस अपने रथ का घोड़ा बदल देगा। मतलब नरेंद्र मोदी को किसी भी सूरत में
प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेने देगा, बल्कि आरएसएस का कोई आदमी आएगा और जो मुख्यमंत्री बनेगा। और जब आरएसएस का आदमी आएगा तो इंडिया घटक दलों से भी आरएसएस तोड़ने की कोशिश करेगा कि नरेंद्र मोदी जो अहंकारी तानाशाही थे उनको मैंने हटा दिया है और हमारा कैंडिडेट, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो राजनाथ हो या कोई और चेहरा है, उसका समर्थन कीजिए और आगे से सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक नहीं फैलेगा। विपक्ष के खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी नहीं काम करेगी। तो आरएसएस अपनी रणनीति बनाए हुए है। अगर 300 से कम सीटें होती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी शपथ नहीं लेंगे, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का कोई अन्य नेता शपथ लेगा। लेकिन हमें लगता है कि ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। 272 तो दूर, 260 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाली हैं। जो संकेत आ रहे हैं बड़े बड़े राज्यों से, हर जगह की छोड़ दीजिए, पहले हम गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात में 26 सीटें हैं, जिसमें 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीप किया था। 26 की 26 100% सीटें हासिल किया था। लेकिन आज वहां पर एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, महंगाई काम कर रही है, बेरोजगारी काम कर रही है, कोरोना में हुई मौतें काम कर रही है और प्रधानमंत्री की अहंकारी नीति काम कर रही है और संविधान को बचाने की जद्दोजहद भी काम कर रही है। समीक्षकों का कहना है कि गुजरात में 20 में से 6 सीटें घोषित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारने जा रहे हैं। अपने ही गढ़ में अगर 6 सीटों का नुकसान होता है और 26 की जगह 20 पर आकर के अटक जाते हैं, वैसे अनुमान यह भी है कि 20 से कम सीटें मिल सकती हैं। कांटे की लड़ाई जहां जहां पर है वहां पर संभावना है कि 10,000 5,000 वोटों से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत भी सकता है। हम कुछ सीटों की चर्चा भी करना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात की भरूच सीट से चुनाव लड़ रही है और जो संकेत मिल रहे हैं, जो सर्वे के आंकड़े आ रहे हैं, जो आहट आ रही है, उसके आधार पर भरूच सीट आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है भावनगर में, यह भी आम आदमी की सीट है। जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के रिहा होने पर भावनगर में खुशियां मनाई गई हैं, पटाखे फोड़े गए हैं, मिठाइयां बांटी गई हैं और आम आदमी पार्टी के समन्वयक अरविंद केजरीवाल की जय जयकार की गई है और इस जय जयकार में लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई है। उससे लगता है कि भावनगर मोदी जी के हाथ से फिसलने वाला है। बनासकांठा में भी भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है और कांग्रेस जीतने जा रही। इसी तरह सूरत भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलेगा। आप कहेंगे सूरत में तो भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, कतई नहीं। धांधली से विपक्ष को खत्म करके, विपक्ष के प्रत्याशियों को लालच दे करके या डर से दबा करके उन्हें नामांकन वापस करवा लिया गया और भारतीय जनता पार्टी के इकलौते सांसद को, प्रत्याशी को जीता दिया गया। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट न्याय करता है। तो हमें लगता है कि सूरत की सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कार्रवाई करके सूरत की सीट जीती है भारतीय जनता पार्टी, उस पर अपना हथौड़ा जरूर चलाएगा। इसी तरह से आनंद की सीट है, आनंद जो डेयरी है, इस दूध के लिए जाना जाता है, यह सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भारी पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर। तो ये गुजरात का हाल रहा। अब आते हैं बिहार पर। बिहार में 40 सीटें हैं और 40 में से 39 में 2019 पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कब्जा था। लेकिन बिहार से जो संकेत मिल रहे हैं, बिहार में जितना खून पसीना बहाया है
तेजस्वी ने, लालू ने और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने जितनी मशक्कत की है उसके अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। माना जा रहा है सर्वे के अनुसार 35 सीटें एनडीए गठबंधन को और 5 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रहा है सी वोटर और दूसरे सर्वे। लेकिन ये सर्वे के आंकड़े काफ़ी पुराने पड़ गए हैं और इस समय सर्वे हो नहीं सकता है क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया है। तो जो पहले के सर्वे के आंकड़े थे वे तो बेकार साबित हो गए, लेकिन अब जो अनुमान उभर करके आ रहा है, जो जमीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है, उससे यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 10 सीटों में सिमट जाएगी और 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। ऐसा हम अपने से नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार से आने वाले तमाम विश्लेषक, राजनीति के जानकार, चुनाव के जानकार लोगों का ऐसा कहना है और तमाम अखबारों में जो कुछ छप रहा है उसके आधार पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में कांटे की लड़ाई चल रही है। पिछली बार एक तरफा लड़ाई थी, लेकिन इस बार कांटे की लड़ाई है और 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी कितना सीटें खोती है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कम से कम 35 सीटें अखिलेश और कांग्रेस के गठबंधन, इंडिया गठबंधन को आ रही है, उसके संकेत भी आ रहे हैं। और जिस तरह से मुस्लिम मतदाता, ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाता निकल रहे हैं वोट देने के लिए और संविधान बचाने की जो प्रतिज्ञा कर रखी है ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों ने, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में भी बुरी हार होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओबीसी के ज़्यादातर वोटर, खास करके अति पिछड़ी जातियों के वोटर वोट दिया करते थे। पसमानदा मुसलमान, पिछड़े मुसलमान भी वोट दिया करते थे। दलितों का एक वर्ग, कोरी और जाटव के अलावा जितनी भी जातियां हैं, पासी हो गए, उसमें कोरी हो गए, जुलाहे हो गए, यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मुश्त वोट दिया करते थे। लेकिन यह वोटर भी संविधान बचाने के लिए इस बार नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दे रहे हैं। कोरी समाज के लोग इसलिए वोट देते थे कि कोरी समाज के व्यक्ति को, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया था द्रौपदी मुर्मू के पहले, और अब वह समय काफ़ी बीत चुका है, बातें पुरानी पड़ चुकी हैं और संविधान का मसला सामने आ गया है। तो संविधान बचाने के लिए दलित समाज का पूरा वोट कांग्रेस और या मायावती को मिलने जा रहा है। मायावती को जाटवों का वोट मिल सकता है, लेकिन वह भी पूरा नहीं। फ्लोटिंग वोटर जितने भी हैं दलित समाज में, जो समझदार दलित वोटर हैं, वे मायावती को वोट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मायावती के बारे में कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और नरेंद्र मोदी और शाह के इशारे पर अपने प्रत्याशियों को बदल रही है। यहाँ तक कि अपने भतीजे आकाश आनंद को भी पार्टी के पदों से बर्खास्त कर दिया। उत्तराधिकारी बनाने का जो मंसूबा बनाया था उससे भी मुअत्तल कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी मनचाही सफलता नहीं मिलने वाली। इसी तरह से राजस्थान में 50-50 का मामला हो गया है। कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से 12 सीटें कांग्रेस या 13 सीटें भी हो सकती हैं कांग्रेस जीतने जा रही है और इसके संकेत मिल रहे हैं। वहां चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरह से मतदाताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अपनी बातें रखी और संविधान को बचाने के लिए बातें कही, महंगाई पर, बेरोजगारी पर,
हाहाकार की बातें कही, उससे लगता है कि राजस्थान में भी 50 और 50 का खेला होने वाला। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटों पर कब्जा था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी का आज वह स्थिति नहीं रह गई। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़, और जब संविधान का मामला आया तो वहाँ पर इंडिया गठबंधन के लोगों ने आदिवासियों को समझाते हुए कहा कि बाबा साहब की किताब को नरेंद्र मोदी कुआं में फेंक देगा अगर उसे वोट दोगे तो। और उसके पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं सांसदों ने कहा था कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे, यह बात भी पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। और इसका असर यह है कि आदिवासी समाज भी मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। अब छत्तीसगढ़ में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कितनी सीटें आ सकती हैं कोई अनुमान नहीं है, लेकिन एक अनुमान जरूर लगाया जा रहा है वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा, कि 50-50 का खेला हो सकता है छत्तीसगढ़ में भी। मध्य प्रदेश आरएसएस का गढ़ है। यहाँ पर आरएसएस शुरू से प्रचार करता रहा है मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का, और यहाँ के लोगों की अशिक्षा का फायदा उठाता रहा है। और मनुवाद की जो घुट्टी पिला दी जाती थी उसे पी करके मध्य प्रदेश के लोग मस्त हो जाते थे। इसीलिए सालों से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बन रही है, करीब 18 साल से। और वहाँ पर जब इलेक्शन होता है लोकसभा का तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होती है। लेकिन इस बार ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाता तक यह संदेश पहुंच चुका है कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। बाबा साहब की किताब नरेंद्र मोदी कुआं में फेंकने जा रहे हैं। अगर उनको वोट दीजिएगा तो किताब फेंक देंगे, और किताब अगर फेंक देंगे तो वोट देने का भी अधिकार खत्म हो जाएगा, आरक्षण का भी अधिकार खत्म हो जाएगा, नौकरियां पाने का भी अधिकार खत्म हो जाएगा, और फिर से मनुवाद की गुलामी में लग जाओगे और 4000 साल पहले की स्थिति में भेज दिए जाओगे। तो मध्य प्रदेश के लोगों की भी आंखें खुल रही हैं। ऐसा हमें सोशल मीडिया में देखने को मिला कि तमाम से ऐसे ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाता कसमें खा रहे हैं बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए। इसी तरह से महाराष्ट्र में जो गंध मचा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लगभग 2 सालों से, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नरेंद्र मोदी ने कमर कसा और तोड़ दिया, एकनाथ शिंदे को अपने पाले में लेकर के उन्हें मुख्यमंत्री बना करके, और एनसीपी को तोड़ करके शरद पवार को भी पंगु बनाने का काम किया है। इस चीज को महाराष्ट्र की जनता पचा नहीं पा रही है। 48 में से 41 सीटें शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिली थी। आज असली शिवसेना, या यूं कहें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। और जिस तरह की गंध मचाई है महाराष्ट्र में, उससे महाराष्ट्र के मतदाता इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी को जिताने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र एक ऐसा दलित बाहुल्य क्षेत्र है जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हुए थे, जो उनकी कर्मस्थली है, जन्मभूमि है। वहां पर अंबेडकरवाद बहुत ज़्यादा है, वहां पर दलित आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है। और बाबा साहब की किताब यानी संविधान को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है महाराष्ट्र में, उसका भी असर देखने को मिलेगा। और दलित समाज का, ओबीसी समाज का वोट नरेंद्र मोदी को मिलने नहीं जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि 100% मिलने नहीं जा रहा, 2-4% मिल सकता है ओबीसी, एससी, एसटी का वोट नरेंद्र मोदी को, लेकिन इतने वोट से उनकी जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती है 2019 की तरह।
तो साथियों देखिए होता क्या है, आगे आगे देखिए होता क्या है। आज का चौथा चरण संपन्न हो गया और अच्छे संकेत आए हैं। इंडिया गठबंधन आगे है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पीछे दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार और तमाम ऐसी आहटें आ रही हैं जिससे लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा। और जो राहुल गांधी पूरे आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि 4 जून को केंद्र सरकार बदलने जा रही है, वह वास्तविकता में भी तब्दील हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।